अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसको कंटिन्यू करेंगे हम इस टॉपिक को। इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अच्छा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में प्लीज अपना माइक म्यूट करके रखिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं जो सिटी कैंपस में हैं वो स्टूडेंट्स वो वहाँ पर माइक ऑन कर लीजिए ताकि स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस भी पूछ सकें। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो मैं मज़ीद इसके कराता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है इंटीग्रल, एक एग्जांपल और देख लो। इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to 1 log x dx। तो अब अगर हम इस फंक्शन को स्केच करते हैं तो आपको पता है कि log x जो है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और इस जगह पे ये वैल्यू 1 है और ये कर्व एक कुछ इस तरह से होगा और ये इसके पैरेलल। ये y एक्सिस जो है इसकी वर्टिकल एसिम्प्टोट है। ये एरिया हमको कंप्यूट करना है, ठीक है। ये एरिया हमको कंप्यूट करना है और x की वैल्यू 0 पे ये जो जब x की वैल्यू 0 हो तो y वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होती है। तो log 0 जो है ये अप्रोच करता है नेगेटिव इन्फिनिटी को। y की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो ये इस वजह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कंसीडर किया जाता है कि ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे तो इसकी लिमिट इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास जो है वो ये लिमिट में 0 to 1 आ गया और log x है तो क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकलता तो हमें इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं तो उसमें आपको पता है कि हम एक फंक्शन u लेते हैं और एक फंक्शन v, यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको एज इट इज लिखते हैं और सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रल लिखते हैं। तो हम ऐसे इसको कर देते हैं इंटीग्रल 0 to 1। फिर उसके बाद अच्छा, और इसके अलावा एक और काम करें इसमें, क्योंकि ये 0 पे प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हम इसको कोई लिमिट लिख देते हैं। यहाँ पे लिमिट हम यूज कर लेते हैं t और ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0। लेकिन अब ये जो 0 आप लिखेंगे तो इस तरह से नहीं लिख सकते, बल्कि 0 जो है वो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं, यानी राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिट है ये राइट हैंड लिमिट होगी सर। तो t अप्रोचेस टू 0 और उसके बाद प्लस आप लगाएंगे और ये आपके पास ये आ गया log x टाइम्स 1, इसे लिख लीजिए, ठीक है, dx। तो अब ये आ जाएगा लिमिट जी। सॉरी, कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी, मोहम्मद साद शायद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। चलो मैं माइक म्यूट कर देता हूँ। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें ये होगा कि log x हम ऐसे ही लिखेंगे और इंटीग्रल लिखेंगे
और किसका 1 dx माइनस इंटीग्रल लिमिट आखिर में लिख देंगे t to 1। तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x जो कि 1/x होता है। ये चले इस तरह से लिख देते हैं d/dx ऑफ log x और फिर उसके बाद इंटीग्रल 1 dx और एक dx यहाँ लगा दें इस बड़े इंटीग्रल के लिए और फिर ऐसे करते हैं कि यही लिमिट लिख देते हैं t to 1। तो लिमिट t approaches to 0 from right। आप ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग इंटीग्रल की लिमिट्स लगा दें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये इंटीग्रल 1 dx x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x log x माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1/x होगा और ये हो जाएगा x dx लिमिट फ्रॉम t to 1। इसी के आगे अब मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट t approaches to 0 from right और ये होगा x log x माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल dx x आ जाएगा, लिमिट फ्रॉम t to 1। सर मेरा क्वेश्चन है। जी कहिए। सर वो ये लिमिट का जो ये वर्ड है ये हर स्टेप में लिखना जरूरी है या बस पहले स्टेप में लिखकर लास्ट स्टेप में लिखते हैं? कौन सी लिमिट? जो आप लिमिट लिख रहे हैं ब्रैकेट से पहले, ये हर ये स्टेप में लिखना जरूरी है या बस पहले और आखिरी स्टेप पे लिख देंगे? देखें आप क्या लिख रहे हैं, ये इक्वेशन है आपके पास एक, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, फिर उसके बाद आपने एक इक्वल का साइन लिखा है, इक्वल का साइन लिखा, तो इसका मतलब ये आप बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है अब जो सेकंड नंबर पे लिखा जा रहा है ये इस ऊपर वाले के इक्वल है, कोई नई चीज नहीं लिखी है आपने। तो अगर आप यहाँ पे इक्वल लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपने सिंप्लीफिकेशन की है, ठीक है। तो जाहिर है कि अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सेम है तो लिमिट तो लिखना पड़ेगा। अगर आपने लिमिट यहाँ से हटा दी तो ये ऊपर वाले के सेम इक्वल कैसे हो सकता है? तो मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है, तो आपको मैथमेटिकल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सही है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, you're welcome। अब इसके बाद आप लिमिट्स लगा दीजिए, जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं। लिमिट t approaches to 0 from right, तो यहाँ लिमिट लगा दी तो ये जाएगा 1 log 1 माइनस 1, फिर उसके बाद t के लिए लगाएंगे तो माइनस t log t माइनस t। तो इस तरह से ये आ गया आपके पास, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब इसके बाद ये हमारे पास ही आ जाएगा log 1 0 होता है, यहाँ नजर भी आ रहा है log 1 0, 0 टाइम्स 1 इज 0, तो यहाँ -1 रह जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट t approaches to 0 from right और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा -1 माइनस t log t प्लस t। अब ये t-1 ये तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। अब इनको किस तरीके से आप इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इसकी लिमिट कंप्यूट करेंगे। तो लिमिट की कंप्यूटेशन आप जो है वो पढ़ चुके हैं कैलकुलस 1 के कोर्स में। तो अब इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, आप ये कर सकते हैं कि जो है ये t-1, चले एक साथ लिख देते हैं पहले तो t-1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है t-1 में।
इसके बाद ये है -t log t। तो -t log t जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऐसे लिख दें, log t डिवाइडेड बाई 1/t। तो log t जो है वो log 0 इन्फिनिटी होता है, और 1/0 भी जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, तो आप ऑपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। तो ऑपिटल्स रूल ये होता है कि जो लिमिट होती है, उस लिमिट पे अगर ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म जो बन रही हो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की, तो फिर उसमें आप ये करते हैं कि नीचे और ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग-अलग अगर डेरिवेटिव लेंगे, तो भी लिमिट वही रहेगी, लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस रूल को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो log t का डेरिवेटिव 1/t हो गया, और log 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर हो गया। ठीक है? तो ये आपने इसका डेरिवेटिव लिख दिया। अब फर्दर इसे देखेंगे किस तरीके से हम करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट t approaches to 0 from right, t -1, और ये हो जाएगा प्लस t। हाँ, ये 1/t है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, t स्क्वायर पे चले जाएगा, तो ये t आ जाएगा। अब 2t लिख दें या यहीं पे आप लिमिट अप्लाई कर दें। तो क्योंकि t अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ भी t अप्रोचेस टू 0, तो रिजल्ट अप्रोच करेगा, तो ये दोनों t 0 हो जाएंगे, तो ये सिर्फ -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि हमारे पास ये एक फाइनाइट वैल्यू की सूरत में आ गया है। जी, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर। जी, जी, कहिए, पूछें। सर ये जो हम लिमिट ले रहे हैं सर, ये राइट हैंड क्यों ले रहे हैं? राइट हैंड लिमिट क्यों ले रहे हैं? अच्छा देखिए, ये सर। जी, जी, मैं बताता हूँ आपको। इस लिमिट में अगर आप ये देखें कि इस स्केच को, ठीक है? पहले तो ये कि ये इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल है 0 से 1, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ पे ये इंटरवल है, ठीक? तो इसका मतलब है कि 0 से पहले वाली हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो हम 0 से पहले इस तरफ से 0 को अप्रोच नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ये? क्योंकि हमारे पास तो ये इंटरवल है, उसमें सिर्फ यही दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है ये? तो सिर्फ जो है वो हम राइट हैंड साइड पे यानी एक ही साइड से 0 को अप्रोच कर सकते हैं। तो जब 0 को हम एक ही साइड से अप्रोच कर सकते हैं, तो फिर इस वजह से हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ही जो है वो ले सकते हैं। ये सर, थैंक यू, समझ गए। ठीक है, सबकी समझ में आ गई ये बात? अच्छा, तो इसके बाद फर्दर जो है इसके मैं कुछ और क्वेश्चन भी जो है वो कराता हूँ, ताकि जो है वो अ, ये क्लियर हो। देखिए, इसमें जो है जो हम बुक ये फॉलो कर रहे हैं, ये जो है ये इसकी बुक है, स्टीवर्ट की। तो अगर आप चाहें तो दूसरी एक और बुक आपको बताई थी मैंने, जो हॉवर्ड एंटन की बुक है, उसमें भी हम जो है इसको जो है वो देख सकते हैं। यानी ये चीज़ें जो हैं वो उसमें भी मिल जाएँगी, उसमें चैप्टर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएँगी, तो उससे भी आप ये कुछ कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। सर, व्हाई कैन वी नॉट सॉल्व दिस डायरेक्टली? डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपके पास जो है वो माइक है, तो ज़रा मुझसे बताइए कि डायरेक्टली तो हमने सॉल्व किया है, और किस तरह से आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टली सॉल्व करें? विदाउट ऑपिटल्स रूल। अच्छा, तो
ऑपिटल्स रूल जो है उसके बगैर जो है वो कैसे, मतलब लिमिट आपने लेनी है, तो लिमिट लेने के लिए जो है वो बड़ा अच्छा तरीका होता है ऑपिटल्स रूल। एक्चुअली हमें लिमिट निकालनी है। अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मुझे समझ में आ रहा है, ये चला गया। आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमने एक्चुअली इस लिमिट को एवेल्युएट करना है इस जगह। जो मुझे समझ में आया है क्वेश्चन वो ये कि इस जगह पे ऑपिटल्स रूल के बगैर आप कहना चाह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें। तो ये तो क्योंकि लॉग वगैरह आ रहा है, ये क्या लिखा है, 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी इज 0। नहीं जी, ये बात गलत है। 0 इंटू माइनस या 0 इंटू इन्फिनिटी जो है वो 0 नहीं होता, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा नहीं है, तो इसको आप सही कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन जो है ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो आप पूछना चाह रहे हैं क्लियर हो गया होगा। अब मैं फर्दर जो है वो कुछ और क्वेश्चंस जो है वो भी कराता हूँ। सर जी जी पूछिए। ये LNT के नीचे 1/t कैसा है, बस ये पर एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा 1/, ये मैं बता देता हूँ आपको। यानी log t के नीचे ये 1/t कैसे आया, ये आप जी सर। पूछना चाह रहे हैं। देखिए 1/t डिवाइड हो रहा है ना, log t डिवाइडेड बाई 1/t, इसका मतलब तो यही है। तो अगर इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो log t मल्टीप्लाई बाई t/1। तो तो सर डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये तो प्लस और माइनस हो रहा था ना पहले। जी यहाँ पे आपने ब्लू बॉक्स बनाया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे आपने ये ब्लू कलर का बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें तो सारे प्लस और माइनस के वो है फंक्शंस, इसके अंदर डिवाइड तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये वाला जो है तो ये है ना t जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है log t से, ये t इसके नीचे लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना। बाकी ये t लिखा है, ये -1 ये यहाँ लिख दिया है, इसके बाद ये माइनस लिखा, फिर log t लिखा, ये log t आ गया। इसके बाद ये जो t है, ये जब नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो 1/t लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे 1/t तो मल्टीप्लाई में t हो जाएगा, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी कि ये वाली चीज जो है ये ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है ये। क्योंकि इसका जवाब भी जो ओके है वो ये t टाइम्स log t आता है। सर, ये समझ नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए कि हम फर्दर जो है वो कुछ और जो है वो चीजें भी करते हैं। देखिए ये है इंटीग्रल। हमने अभी इससे पहले जो है वो इंटीग्रल इसका किया था, जैसे 1 से प्लस इन्फिनिटी अगर हम ले लें तो हम 1/x dx के बारे में देख चुके हैं, और इंटीग्रल लास्ट क्लास से 1 से इन्फिनिटी या किसी कांस्टेंट से 1/x² dx के बारे में भी हम देख चुके हैं। ठीक है, मतलब इस तरह, यानी ये इस तरह से। तो अगर हम इसकी एक जनरल पावर के लिए देखें और ये कहें कि इंटीग्रल 1 to प्लस इन्फिनिटी 1/x to the power p dx, अब ये कब जो है वो कन्वर्ज करेगा और कब डाइवर्ज करेगा, ये अगर हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमें ये बात नजर आ रही है, ये वाला जो है इंटीग्रल। ठीक है, तो अगर सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये कि इंटीग्रल 1 to प्लस इन्फिनिटी 1/x dx ये डाइवर्ज करता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है, जी सॉरी, कोई कुछ पूछना चाह रहा था क्वेश्चन। अच्छा, ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा, यानी कि अगर आप इसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी
इंटीग्रल 1 to t dx ओवर x हो गया, और ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी log x लिमिट फ्रॉम 1 to t। log 1 0 होता है और ये हो जाएगा log t माइनस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी log t माइनस log 1। log 1 तो 0 होता है, ठीक है। log 1 यहाँ पे 0 होगा, फिर log t जो है वो यहाँ पे ये 0 हो गया, और जब यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका जवाब प्लस इन्फिनिटी आएगा। इसको आप देखें, अगर log 1 ओवर x के ग्राफ को या log के ग्राफ को, तो जब when p approaches to infinity तो log infinity approaches to infinity as well। तो ये हमारे पास, तो इसका मतलब ये डाइवर्ज कर रहा है, ये वाला इंटीग्रल डाइवर्जेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब t की जगह हम 1 रखेंगे तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा, और यही चीज अगर देखें 1 से इंफिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx, ये हमने लास्ट क्लास में शायद किया था। अगर हम इसको फिर ये इस तरह से कर दें, लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रल 1 टू t और x टू द पावर माइनस 2 dx, इसका इंटीग्रल होगा लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, और ये इंटीग्रल हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 लिमिट फ्रॉम 1 टू t। फर्दर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी और माइनस 1 ओवर x। अपर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी, अपर लिमिट होगी t तो माइनस 1 ओवर t और माइनस माइनस प्लस 1। When t approaches to infinity तो 1 over t approaches to 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल जो है कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर p की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। p की वैल्यू 2 हो गई तो ये कन्वर्ज कर रहा है। अब इसी तरह p की वैल्यू और भी हो सकती है, और जरूरी थोड़ी है 1 और 2 हो, वो 0.5 भी हो सकती है p की वैल्यू, यानी 1 ओवर 2 फ्रैक्शन में भी p की वैल्यू हो सकती है। तो p की वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है, p की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अब आप दरअसल क्या बताने जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, इसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि p की किन वैल्यू पे ये इंटीग्रल कन्वर्ज होगा और किन वैल्यूज पर ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। यानी कि इस किस्म के प्रॉब्लम को हम इन जनरल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम जो है इसको देखेंगे। तो तरीक़ेकार वही है जैसे हमने इससे पहले किया कि लिमिट, जी अहमद खान कुछ पूछना चाह रहे हैं? लिमिट, ओके नो प्रॉब्लम। t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी और इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1 टू t, और ऐसा करते हैं कि x टू द पावर माइनस p लिख देते हैं। जाहिर है p है तो ऊपर जाके माइनस p हो जाएगा dx, ये बराबर हो जाएगा, ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया था, लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी x टू द पावर, अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस p प्लस 1, इंटीग्रल की लिमिट्स थी 1 टू t, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है वो लिमिट्स रखेंगे, यानी x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सॉरी, हाँ x की जगह वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे।
तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी और 1/1 माइनस पी प्लस 1 है या 1 माइनस पी, ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि लिमिट जो है वो t के लिए है और t जो है वो दरअसल अब यहाँ आएगा। तो x की जगह जब t रखेंगे तो ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस पी प्लस 1 और फिर उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 1 टू द पावर माइनस पी प्लस 1। ये हमने लिख दिया। ये चाहे तो ये 1 ओवर माइनस 1 अपॉन पी लिमिट से भी बाहर लिख सकते हैं आप, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस पी, ये आपने बिल्कुल बाहर लिख दिया। ये हो गया लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी और फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए 1 ओवर t टू द पावर p माइनस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस और 1 की ये पावर है तो फिर ये 1 ही हो जाएगा। अब फिर दोबारा हम ये कहेंगे कि ये जो इसकी वैल्यू है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी? ये वैल्यू डिपेंड कर रही होगी p के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर p की वैल्यू 1 हो जाए तो इफ p इक्वल्स 1, तो अगर यहाँ पे p की जगह 1 आ जाएगा तो बल्कि ये जो है आप ये सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी ये जो है क्योंकि यहाँ हमने ये केस कर लिया था ये वाला p की वैल्यू 1 के लिए और ये हमें पता था कि ये डाइवर्ज कर रही है और ये वाला जो फॉर्मूला होता है जो हमने यहाँ पे लगाया है इसकी यहाँ पे कंडीशन होती है कि p इज नॉट इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला उसी वक्त एप्लीकेबल होता है। आपको याद होगा कि आपने इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x टू द पावर n dx, तो ये होता है ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c इफ n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। n की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये पहले ही माइनस साइन है तो इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि माइनस पी की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि माइनस पी इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि p इज नॉट इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये p 1 लिखा था ये नहीं मुझे लिखना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला ही जो है वो p की वैल्यू 1 के लिए नहीं होगा। अब तो p की वैल्यू 1 के लिए तो हमें पता है कि ये डाइवर्ज कर रही है, यहाँ नजर आ रहा है, ये हमने यहाँ पर एक रफली मैंने आपको दिखा भी दिया था कि p की वैल्यू 1 के लिए डाइवर्ज कर रही है। लेकिन अब आप p की वैल्यू 1 से ज्यादा के लिए देखिए, तो इसको आप 1 कह दीजिए। इफ p इज ग्रेटर देन 1, तो इफ p इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? जब p की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी तो यहाँ t की कोई ना कोई पावर आ जाएगी आपके पास और वो पॉजिटिव पावर होगी। तो जब डिनोमिनेटर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 देन ये जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा 1 ओवर p 1 ओवर 1 माइनस p और ये लिमिट जब इसके ऊपर लगेगा यानी पार्ट जो है वो 1 से ज्यादा होगी क्योंकि p इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा और जब आपके पास t की पॉजिटिव पावर होगी तो व्हेन t अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी then the whole fraction approaches to 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा -1 ओवर 1 माइनस पी या 1 ओवर
p माइनस 1, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या हो p ग्रेटर देन 1 हो। इफ p इज इक्वल टू 1, तो ये इंटीग्रल नहीं कर सकते, तो हम ये कहेंगे कि इंटीग्रल जो कि 1 से प्लस इंफिनिटी है 1 over x to the power p dx डाइवर्जेस, तो ये तो डाइवर्ज करेगा, इसकी वैल्यू नहीं हमें मिलेगी। ठीक है, इन्फिनिटी वैल्यू होगी जो हमने ऊपर देख लिया। अब आ जाते हैं कि इफ p इज लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो व्हेन p इज लेस देन 1, तो जब लेस देन 1 में से वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट होगी, सो यू विल गेट अ नेगेटिव पावर। ठीक है, तो जब नेगेटिव पावर आ जाएगी तो t को फिर ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि t न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो t अगर न्यूमरेटर में जाएगा, व्हेन न्यूमरेटर अप्रोचेस टू 0, then when numerator approaches to infinity, then the whole fraction approaches to infinity। तो इसका मतलब है कि infinity को अप्रोच करेगा, और अगर ये infinity को अप्रोच करेगा तो infinity माइनस 1 infinity हो जाएगा, और इससे 1/1 माइनस p मल्टीप्लाई होगा तो भी infinity को। तो इसका मतलब ये हुआ कि if p is less than 1, then 1 to plus infinity 1 over x to the power p dx diverges, तो ये भी इस डाइवर्ज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इन जनरल ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1 to plus infinity dx over x to the power p is equal to पीस वाइज इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 over p माइनस 1, यानी कि इसका इंटीग्रल 1 over p माइनस 1 होगा इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस, इसकी वैल्यू नहीं होगी, ये डाइवर्ज कर रहा होगा, डाइवर्जेस इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। एनी प्रॉब्लम? सर जी, अगर p माइनस 1 के बराबर हो, p किसके बराबर हो? -1 की, तो डाइवर्ज होगा ना, लिखा ये इसमें आ गया ना, लेस देन 1 के लिए। अब देख लें आप इसमें खुद रख के, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। जब p माइनस 1 हो, ठीक है, इस जगह पे समझ लें p की वैल्यू -1 लिखनी है, तो 1 over 1 minus p लिमिट t approaches to plus infinity 1 over t to the power p की जगह -1 रख रहे हैं, तो -1 -2 हो गया -1, तो ये हो जाएगा 1 over 1 minus p लिमिट t approaches to plus infinity। और अब ये क्योंकि नेगेटिव पावर है, क्योंकि 1 से जब भी छोटा होगा तो फिर वो नेगेटिव पावर में हो जाएगा, तो t की पावर -2 पर चले जाएगा, तो t स्क्वेयर -1, तो ये हो जाएगा 1 over 1 minus p, तो t स्क्वेयर इसका आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो when t approaches to infinity, तो t square also approaches to infinity, तो t square approaches to infinity means the whole result approaches to infinity। तो ये, तो इस वजह से -2 पे भी ये -1 पे भी ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। जी, ये बात समझ में आ गई? यस सर समझ आया। गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब देखिए, इसमें आपको मैं ये बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स क्या होती हैं? मिस्टेक्स ये होती हैं कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ना पता हो तो फिर मिस्टेक्स हो जाती हैं, और वो मिस्टेक्स इस तरह से होती हैं कि अगर आपके पास इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल जो है वो है, इसकी लिमिट
जो है वो हम देख लेते हैं। और 0 to 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, 0 to 2 कर देता हूँ बोल के, लिमिट फ्रॉम 0 to 2 dx ओवर x minus 1, ठीक है। या ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये अगर आपके पास है तो ये तरीका सही नहीं है जो पहले मैं करा रहा हूँ। अमूमन मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि ये तो बड़ा आसान है कि 0 to 2 x minus 1 to the power minus 2 हो गई dx, इसका इंटीग्रेट किए, इसका इंटीग्रल निकाला तो ये हो जाएगा x minus 1 to the power minus 1 divided by minus 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 2, तो ये हो जाएगा माइनस और 1 अपॉन x minus 1, नीचे आके और लिमिट फ्रॉम 0 to 2, तो ये हो जाएगा माइनस और अपर लिमिट अप्लाई कर दी एक मरतबा तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दी एक मरतबा 0, तो 1 अपॉन 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और ये माइनस साइन, तो -2 इसका इंटीग्रल निकाल दिया। ये मिस्टेक है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि ये जो आपके पास कर्व है, इस कर्व में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है 0 से 2 इंटरवल है, तो 0 से 2 इंटरवल अगर आपके पास है तो इसमें एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आ रहा है और वो है 1। उस पॉइंट पे ये जो आपके पास कर्व है ये डिफाइंड नहीं है, तो जब ये डिफाइंड नहीं है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। करेक्ट प्रोसीजर इसका क्या है करने का? Correct procedure is that you have to break the limit of the integral. So dx over x minus 1 whole square is equal to integral limit from 0 to, क्योंकि 1 पे ही प्रॉब्लम है तो 0 to 1 dx over x minus 1 whole square plus integral 1 to 2 dx over x minus 1 whole square, इस तरह से हम करेंगे। अब उसके बाद देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपने लिखा लिमिट, क्योंकि 1 पे प्रॉब्लम है तो आपने लिखा लिमिट L अप्रोचेस टू, एक मरतबा L ले लेंगे और एक मरतबा T ले लेंगे, लिमिट L अप्रोचेस टू 1। अच्छा, अब ये जो आपके पास है यहाँ के लिए जो इंटरवल है वो इंटरवल क्या होगा 0 से 1, और यहाँ के लिए जो इंटरवल होगा वो क्या होगा 1 to 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब आप लिमिट लेंगे 0 से 1 पे तो ये लिमिट होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो 1 पे लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट होगी, ठीक है। तो इसको आप सही से करेंगे तो इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to L 1 over x minus 1, बल्कि 1 over x minus 1 की जगह मैं ऐसा करता हूँ डायरेक्ट लिख देते हैं x minus 1 whole power minus 2 dx and plus limit t approaches to 1। अब ये जो होगी ये फ्रॉम राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड लिमिट होगी, लिमिट फ्रॉम t to 2 x minus 1 to the power minus 2 dx। तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें, ये हो जाएगा लिमिट
L approaches to 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 अपॉन x -1, ये इसका इंटीग्रल होगा। लिमिट फ्रॉम 0 to L प्लस इसका इंटीग्रल भी यही होगा -1 अपॉन x -1, लेकिन इसकी लिमिट्स दूसरी हैं t to 2। लिमिट नहीं लिखी मैंने, एक मिनट। लिमिट t approaches to 1 from right, ये 1 from left है, और ये हो जाएगा -1 अपॉन x -1, लिमिट फ्रॉम t to 2। तो ये हो जाएगा लिमिट L approaches to 1 from left, और अपर लिमिट लगाएंगे L, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन L -1, फिर 0, फिर माइनस, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 0 -1 यानी -1, तो यहाँ फिर -1 ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ -1 लिख देते हैं, तो -1, फिर उसके बाद प्लस लिमिट t approaches to 1 from right, और अपर लिमिट 2 लगाएंगे तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और t लगाएंगे तो 1 ओवर t -1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पास चीजें आ गई। अब ये तो कांस्टेंट है, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये -1, और इसी तरह से ये -1 है, इस पे कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 -2 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे है लिमिट L approaches to 1 from left, और ये आप चाहें तो L -1 कर दें या 1 अपॉन 1 - L कर दें, 1 - L सॉरी। ठीक है, ताकि ये नेगेटिव खत्म हो जाए, तो इसी तरह से प्लस लिमिट t approaches to 1 from right, और ये हो जाएगा 1 ओवर t -1, और फिर आखिर में -2 आ गया। ठीक है, हमने मिस्टेक करके क्या निकाला था, -2 निकाला था। ठीक है, जो कि -2 जो है वो आपके पास ये आ जाता है -2। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अगर आप देखें तो जब हम जो है वो L को 1 की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि when L is very close to 1 from left hand side, then denominator approaches to 0, and whenever denominator approaches to 0, then the result is infinity। तो ये आपके पास infinity आ जाएगी। इसी तरह से यानी यहाँ पे आपके पास जो है वो infinity आ जाएगी। सिमिलरली के राइट हैंड साइड से हम जो है वो आ रहे हैं 1 की तरफ, तो when we approach towards 1 from the right hand side, ठीक है, तो then denominator approaches to 0। When denominator approaches to 0, then the result is again infinity। ठीक है, then the whole fraction approaches to infinity। infinity plus infinity infinity again होगा, तो infinity -2 is infinity। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लिमिट है ये प्लस इन्फिनिटी इसका इंटीग्रल आएगा, और इसका मतलब ये होगा कि इंटीग्रल डाइवर्जेस। जबकि देखें आपने एक मिस्टेक अगर की तो यही इंटीग्रल जो है वो आपको कन्वर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, और -2 मिल रहा है इससे, और क्योंकि इसमें आपने इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कंसीडर नहीं किया है, जबकि यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसे कंसीडर किया है, तो पता ये चला कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज
नहीं हो रहा, ये इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। जी, इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चनिंग के ऐसा तो नहीं कि ये जो है, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये बताइए कि अगर ये इंटीग्रल लिखा हुआ है, इंटीग्रल dx और लिमिट है 1 से 2, ठीक है, dx ओवर x माइनस p, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो इंटीग्रल है 1 to 2 लिमिट फ्रॉम 1 to 2 dx ओवर x माइनस p, क्या ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, सॉरी, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या एक प्रॉपर इंटीग्रल है? सर वो p की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा ना। एग्जैक्टली ये p की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये मैं कहता हूं कि p की वैल्यू 1 है, तो ये इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। p की वैल्यू 1 होगी तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा, p की वैल्यू 2 होगी तो भी इम्प्रॉपर होगा, और p की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान कहीं भी हुई तो भी इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि उस पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि this integral is improper if p belongs to the closed interval 1 to 2। जी, ये जो नोटेशन लिखी है, ये किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि ये एक इंटरवल है जो कि 1 से शुरू हुई है। अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये पॉइंट 0 है। तो क्लोज इंटरवल जब हम कहते हैं 1 से 2, तो इसका मतलब है कि एक जो है वो, ये इसमें होल नहीं होता, ये पूरा पॉइंट होगा, और ये 1 है पॉइंट और ये 2, यानी 1 से लेके 2 तक के सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। तो P अगर जो है वो 1 से 2 के दरमियान कोई भी नंबर है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। लेकिन अगर P की वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा है, तो अच्छा, P की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो क्या होगा? x माइनस 3, तो यहाँ 1 आ जाए 2 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P की वैल्यू अगर जो है वो 0 हो जाए, तो 1 और 2 इंटीग्रल हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर P की वैल्यू 0 हो जाए तो इस तरह से ये स्केच होता है 1 ओवर x का। तो 1 से 2 पे ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे इंटीग्रल होगा, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो P के ऊपर डिपेंड कर रहा है, P की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान कोई भी आ जाए, इंक्लूडिंग बाउंड्रीज, तो फिर ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। मेरा ख्याल है कि सबकी समझ में आया होगा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अच्छा, अब इसके बाद देखें ये अगर ये बहुत सारे जो है वो आपको दोनों बुक्स में, जो हॉवर्ड एंटन का 10th एडिशन है या जो स्टीवर्ट का जो 6th एडिशन हम देख रहे हैं, इन दोनों बुक्स में आप आसानी से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सर्च कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उसमें तो याद नहीं है कि कौन सा एडिशन है, कौन सा जो हॉवर्ड एंटन है उसमें ये कौन सा चैप्टर है, लेकिन जो है वो इसमें चैप्टर 7 हम कर रहे हैं, और चैप्टर 7 में ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 7.1
एक्सरसाइज 7 पॉइंट कौन सी थी, 4 थी मेरे ख्याल से, एक्सरसाइज 7.8, सॉरी, ये एक्सरसाइज 7.8 है जो कि हम इसमें देख रहे हैं। फिर इसके अलावा इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस हैं और हम जो है वो डिफरेंट, आपने टेक्निक्स बहुत सारी इंटीग्रेशंस की पढ़ ली हैं कि किस तरीके से जो है वो इंटीग्रेट हम करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस हम जो है वो नहीं देख रहे हैं। अब इसके बाद इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस के ऊपर हम आएंगे कि इंटीग्रेशन की क्या एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशन का मतलब वो नहीं होगा जो जो है वो दूसरे जो जो कि बीबीए और एसीएफ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि प्रैक्टिकल किसी फील्ड में जो है वो उसकी एप्लीकेशन होगी, बल्कि ये एप्लीकेशन होती है विद इन द मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद इन द मैथमेटिक्स। यानी कि जैसे कि इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो ज्योमेट्री में क्या हैं, तो एक्चुअली हम इसकी एप्लीकेशंस जो है वो ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आपने एक इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन ज्योमेट्री में तो ये पढ़ी है, जो कि बेसिक डेफिनेशन भी है इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, एरिया अंडर द कर्व के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा भी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ होती है। जैसे कि एरिया अंडर द कर्व के लिए तो यूज़ होती है, लेकिन हम कर्व की लेंथ के लिए भी इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। कैसे? उसको हम अब देखेंगे। तो आपने जैसे पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन के बारे में, जो ज़्यादातर, मैं नहीं कह रहा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से पढ़ के आ रहे हों। हमने जो कैलकुलस 1 में यूजुअली पढ़ा होता है, वो इस तरह से पढ़ा होता है कि अगर आपके पास ये फंक्शन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और जो है डिफरेंशिएबल है, और ये, सॉरी, ये इसको मैं सही से बना दूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स को, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आता है, ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाता है अबव द एक्स एक्सिस। तो ये जो एरिया होता है, ये एरिया होता है इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आप सारे स्टूडेंट्स जो है इस चीज से फेमिलियर हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अगर इसी इंटीग्रल से, मतलब फॉर्मूला ये नहीं होगा, इंटीग्रल के जरिए ये जो कर्व है, इस कर्व की, यानी पॉइंट ए है तो पॉइंट ए पे ये पॉइंट आएगा, इसी तरह बी पे ये पॉइंट होगा, इस जगह देखें तो ये एफ ऑफ ए होगा और ये एफ ऑफ बी होगा। तो ये जो कर्व की लेंथ आएगी, इस कर्व की लेंथ क्या होगी, तो इंटीग्रेशन से इस कर्व की लेंथ भी हम कंप्यूट कर सकते हैं, जिसे हम दूसरे लफ्जों में आर्क लेंथ कहेंगे। तो इसका मतलब ये, अगर हम ये कहते हैं कि आर्क लेंथ कैलकुलेट कर सकेंगे, तो वी विल बी एबल टू फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल, ठीक। आपने सरकमफेरेंस, सर्कल का एरिया, तो आपने विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन निकाला होगा, ठीक है। सर्कल का एरिया इंटीग्रेशन से हम निकाल सकते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने कराया भी था कि सर्कल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर, ये हम इससे निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन की मदद से, ठीक है। लेकिन अब हम, जब हम ये कहेंगे कि हम जो है वो कर्व की लेंथ या आर्क लेंथ निकाल सकेंगे इंटीग्रेशन से, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसका सरकमफेरेंस, जो किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, जो कि 2 पाई आर होता है, तो ये भी हम, अगर रेडियस आर होता तो ये भी हम इसकी मदद से निकाल लेंगे।
ठीक है। तो अब इसके लिए प्रोसीजर क्या यूज होगा, ठीक है। 1 मिनट प्लीज, मैं थोड़ा सा जो है वो पॉज दूंगा। तो हम जो है वो लाइन इंटीग्रल की मदद से, या ये जो है इंटीग्रल की मदद से हम कर्व की लेंथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक जो है वो फॉर्मूला है, या एक हमारे पास एक रिजल्ट है। उस रिजल्ट को हम यहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद इसकी डिटेल जो है वो थोड़ी सी देख लेंगे। लेकिन पहले जो है वो मैं रिजल्ट बता दूं। कोई कुछ क्वेश्चन करने, अच्छा ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक रिजल्ट है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, और वो रिजल्ट ये है कि इफ एफ प्राइम इज, एफ प्राइम मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है। एफ प्राइम इज कंटिन्यूअस on a comma b, then the length of the curve y equals f of x। ये कर्व है y equals f of x जो यहाँ नजर आ रहा है, from a to b is L is equal to a to b, 1 plus f prime x whole square dx। तो इस तरीके से हम जो है इसकी लेंथ निकाल सकते हैं एफ प्राइम एक्स, यानी कि वो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए। डेरिवेटिव लेंगे वो अगेन एक फंक्शन होगा, एंड दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस। या आप इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a to b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर dx। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रल, ये इस इंटीग्रल से लेंथ ऑफ द कर्व निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसी जो है वो सर्कल को देख लीजिए। ये अगर सर्कल है जिसकी लेंथ, जिसका रेडियस r है, तो अगर इसकी इक्वेशन देखें तो ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन होगी, सॉरी। ठीक है। अब हम करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट ले लेते हैं एक 0, और एक ये पॉइंट ले लेते हैं r। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारे पास कर्व है वो ये होगा, ये पोर्शन, इस कर्व की लेंथ आ जाएगी। तो इस पोर्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। तो इस पोर्शन के लिए, जो पूरे कर्व के लिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, तो अगर सिर्फ इस पोर्शन के लिए इक्वेशन निकाली जाए तो आप किस तरह से निकालेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 प्लस पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यों लिया हमने यहाँ पर, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होगा। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये पोर्शन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे सारी वाई वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अगर आप नीचे का लेते तो फिर आपको नेगेटिव लेना पड़ता। अब आपको क्या चाहिए, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, ये dy by dx आ गया।
सॉरी y आ गया। अब इसका dy बाई dx निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे। dy बाई dx इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा 1/2 r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव माइनस 2x हो जाएगा। कैंसिल हो गया, तो इस तरह से ये आ जाएगा माइनस x ओवर, और माइनस 1/2 नीचे ले आएंगे प्लस 1/2, और चाहें तो इसके स्क्वायर रूट में लिख दें r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपके पास dy बाई dx आ गया। आपको dy बाई dx का स्क्वायर चाहिए और लिमिट हम लेंगे 0 से r, ठीक है। तो जो L है इसको अगर हम ये कहते हैं कि ये सरकमफेरेंस है सर्कल का, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स ओवर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर, ठीक, dx। तो अब ये सर्कमफेरेंस हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू r, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो कि फर्दर ये हो जाएगा 4 इंटीग्रल 0 टू r, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और फिर उसके बाद उस r को बाहर ले लीजिए 4 के साथ, तो ये जाएगा 4r इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू r, और फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट में ले लीजिए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जी भाई, अब इसको आप देखें इस प्रॉब्लम को, तो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है अगेन, क्योंकि लिमिट 0 तो ठीक है, लेकिन जब r रखेंगे आप यहाँ पे, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ऊपर अगर ये होता न्यूमरेटर में तो फिर कोई मसला नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये फिर एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल आ गया, और इसको आप सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट, और चाहे पहले तो अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या तो पहले यूज कर लें, या पहले लिमिट लगा लें और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो यूज कर लें, तो उसके बाद भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो यूज की जा सकती है। तो क्योंकि ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे ये आ जाएगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज, बहरहाल इसको सॉल्व करना है, मैं इसको पूरा सॉल्व जो है वो नहीं कराना चाहता। इसमें आप चाहें तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, लेकिन बहरहाल ये है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज कर भी लें तो बाद में आपको इसको जो है वो इसको करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, अगर आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व करें तो फार्मूला से हो जाएगा ये, लेकिन ऐसे जैसे डेरिवेटिव में करते हैं पावर सब्ट्रैक्ट, इसमें पावर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक है। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हम लेते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो a यहाँ पर r है, तो हम ले लेंगे x इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप चाहें तो पहले सब्स्टिट्यूशन कर लें, फिर उसके बाद इसको आखिर में जो है वो देख लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू r साइन थीटा। इस तरह से आप जो है
इसको कर सकते हैं। तो और अगर लिमिट जो है वो पहले चेंज करना चाहें तो लिमिट जो है वो पहले भी चेंज कर सकते हैं, मतलब लिमिट के जरिए। कितना टाइम है? 3 मिनट है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको बता ही देता हूँ। 4r और ये आप ले लें लिमिट t अप्रोचेस टू r फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि आपको पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से r की तरफ जाएंगे। r ये ना, तो फंक्शन ये इस तरह से चल रहा है, तो r की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। तो t approaches to r from left hand side, integral limit from 0 to t और 1 over square root of r square minus x square dx। अब इसके बाद जो है वो आप जो है वो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू r साइन थीटा। इस तरह से चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको अलहदा से आप इसको इंटीग्रल ये सब्स्टिट्यूट करें तो dx बराबर हो जाएगा r cos थीटा d थीटा। इस स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालें, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर रहेगा, x की जगह हम r स्क्वायर साइन थीटा रख देंगे तो ये जाएगा r cos थीटा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल मैं ये साइड में करके आपको बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे वैल्यू आप लिखने में आसानी। तो फिर ये इंटीग्रल हम अभी लिमिट के सिर्फ इंटीग्रल को सॉल्व करना देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 ओवर ये निकाला r cos थीटा और फिर उसके बाद dx है r cos थीटा d थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल d थीटा और ये हो जाएगा थीटा प्लस सी, यानी थीटा लिख देते हैं। अब थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी? थीटा की वैल्यू जो है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि ट्राइंगल के जरिए जो है वो हम ये करते हैं और ये हमारे पास एंगल थीटा है और ये x लिया था हमने r साइन थीटा, बल्कि यहीं से निकाल लेते हैं। तो थीटा यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x ओवर r। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो थीटा, तो ये इंटीग्रल का जवाब जो थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स x अपॉन r। और अब यहाँ पर जो है वो आप ये कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 4r लिमिट t अप्रोचेस टू r फ्रॉम लेफ्ट और इस इंटीग्रल का जवाब आपने निकाल लिया साइन इनवर्स x अपॉन r और इंटीग्रल की लिमिट फ्रॉम 0 टू t। या तो ये हमारे पास इसकी लिमिट आ गई। अब इसके बाद जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4r लिमिट t अप्रोचेस टू r फ्रॉम लेफ्ट और ये हो जाएगा अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स t अपॉन r फिर माइनस साइन इनवर्स 0 अपॉन r यानी कि 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो अब आपके पास ये आ जाएगा 4r लिमिट t अप्रोचेस टू r फ्रॉम लेफ्ट, साइन इनवर्स 0 0 लिख देंगे और यहाँ पे साइन इनवर्स t अपॉन r लिख देंगे। अब आप ये देखिए कि व्हेन t अप्रोचेस टू r, तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन अप्रोचेस टू 1 और अगर फ्रैक्शन अप्रोचेस टू 1 तो साइन इनवर्स 1 अप्रोचेस टू पाई बाई 2, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पाई बाई 2, 4r मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, तो ये 2 अंदर 2 2 2 4, तो इस तरह से ये आ गया 2 पाई r जो कि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। तो इस तरह से ये हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जरिए सर्कल का सर्कमफेरेंस भी निकाल लिया। तो नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर हम आगे करेंगे।